हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आज हम जानेंगे इंडियन लॉजिक के बारे में, जिसमें कि हम पढ़ेंगे 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण, जो कि हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति एंड अनुपलब्धि। इन 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण को पढ़ने के बाद हम वीडियो के लास्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो सके कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे कि प्रमाता का क्या मतलब होता है। प्रमाता कहते हैं नोअर, यानी कि कौन जानेगा, जो किसी चीज़ को जानने वाला होता है उसको कहते हैं प्रमाता यानी नोअर। प्रमेय किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है, इंफॉर्मेशन गेन करनी है, नॉलेज गेन करनी है, उसको कहते हैं प्रमेय। ठीक है। और प्रमा क्या होता है? वैलिड नॉलेज, यानी कि कौन जानेगा प्रमाता, क्या जानना है प्रमेय, और जो ज्ञान है उसको कहेंगे प्रमा। ठीक है। प्रमाता मतलब जानने वाला, प्रमेय मतलब जो चीज़ जाननी है, प्रमा मतलब वो ज्ञान जो जाना गया। प्रमाण किसे कहते हैं? मीन्स ऑफ नॉलेज, कि किस तरह से ज्ञान हासिल किया जाता है, किस तरह से नॉलेज एक्वायर की जाती है, इंफॉर्मेशन गेन की जाती है, उसके जो तरीके हैं उसको हम कहते हैं प्रमाण। और लास्ट क्या होता है? प्रमिति। प्रमिति कहते हैं कि प्रमाण के द्वारा जो हमने नॉलेज अचीव की उसको कहते हैं प्रमिति। तो प्रमाता क्या होगा? कौन जानेगा। प्रमेय क्या होगा? क्या जानेगा। प्रमा क्या होगा? जो जाना। और प्रमाण क्या होगा? जिस तरीके से जाना। और प्रमिति क्या होगा? कि नॉलेज अचीव थ्रू प्रमाण, प्रमाण द्वारा अचीव की गई नॉलेज को हम कहेंगे प्रमिति। ये आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इससे पूछा जाता है। अब हम देखते हैं प्रमाण का मतलब क्या होता है। प्रमाण लिटरली मीन्स प्रूफ और मीन्स ऑफ नॉलेज। इसका लिटरली मीनिंग होता है प्रूफ, या फिर हम इसको मीन्स ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं। द फोकस ऑफ प्रमाण इज हाउ करेक्ट नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एंड हाउ वन नोज, यानी किस तरह से हम करेक्ट नॉलेज गेन कर सकते हैं एंड किस तरह से कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में जानता है, उसको कहते हैं प्रमाण। दीज आर द मीन्स थ्रू विच नॉलेज इज एक्वायर्ड, यानी कि ये तरीके हैं जिसके द्वारा नॉलेज को एक्वायर किया जाता है। The teachers of Advaita Vedanta philosophy have categorized the praman into the following 6 categories। यानी किसी भी चीज़ को जानने के जो तरीके हैं, तो जो इंडियन फिलॉसफी है, वेदांता फिलॉसफी है, उसने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है उन तरीकों को, मीन्स ऑफ नॉलेज को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें कि 4 जो हैं उनको हम कहते हैं वैलिड सोर्सेज एंड 2 आर इनवैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो प्रमाण का क्या मतलब हुआ? प्रमाण को कहते हैं प्रूफ या मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज को गेन करने के जो तरीके हैं उनको हम कहते हैं प्रमाण। और प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 तरीकों से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और उन 6 तरीकों में 6 मेथड्स ऑफ नॉलेज गेन करना, ठीक है, उसको कितने में डिवाइड किया गया है? 6 में, जिसमें कि 4 आते हैं वैलिड सोर्सेज एंड 2 आर इनवैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो कौन कौन से हैं वो 4 तरीके जिनको हम कहते हैं वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज? सबसे पहला है प्रत्यक्ष, सेकंड है अनुमान, थर्ड है उपमान एंड फोर्थ है शब्द। प्रत्यक्ष को परसेप्शन भी कहा जाता है और अनुमान को इन्फ्रेंस कहा जाता है। ऐसे ही उपमान को कंपैरिजन कहा जाता है। कंपैरिजन मतलब 2 चीज़ों की आपस में तुलना करना, एक जैसा बताना। शब्द क्या होता है? वर्बल टेस्टिमनी। इन 6 के 6 प्रमाण को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कहेंगे इन चारों को, और इसको आप कैसे याद रख सकते हो? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द को, इसको आप याद रख सकते हो PAUS। पॉज से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ये इसका कीवर्ड है। पॉज से आप याद रख सकते हो कि ये है वैलिड सोर्सेस ऑफ नॉलेज। और जो 5th एंड 6th अर्थपति एंड अनुपलब्धि, इसको सीक्वेंस में याद नहीं रखना है, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि वैलिड सोर्सेस कौन कौन से हैं एंड इनवैलिड सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो अर्थपति को हम क्या कहते हैं? इम्प्लीकेशन। और अनुपलब्धि को हम कहते हैं नॉन एप्रीहेंशन। और इसको आप A² से याद रख सकते हो, यानी A फॉर अर्थपति एंड A फॉर अनुपलब्धि। इस तरह से आप इन 6 के 6 प्रमाण को याद रख सकते हो, वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड इनवैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष। अब हम जानेंगे प्रत्यक्ष क्या होता है, जो कि फर्स्ट वैलिड मीन ऑफ नॉलेज कहा जाता है। प्रत्यक्ष को कहा जाता है ये सबसे पहला वैलिड मीन है नॉलेज का। तो प्रत्यक्ष का मतलब, जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत। जो चीज़ हमारे सामने है
उसके लिए किसी सबूत, किसी प्रमाण, किसी प्रूफ की हमें क्या ही ज़रूरत, वो तो खुद हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से जो है उपस्थित है। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है वाट एवर वी फील फ्रॉम अवर सेंसेस। प्रत्यक्ष रूप से अगर हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परसेप्शन या फिर प्रमाण है ये एक प्रकार का, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष इज डायरेक्ट परसेप्शन और सेंसरी एक्सपीरियंस, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल प्रमाण एज इट इज़ द बेसिस फॉर ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, यानी किसी भी तरह की नॉलेज को गेन करने के लिए ये बेसिस बनता है प्रत्यक्ष। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ज्ञान है तभी तो आप उसके बारे में सोच विचार करके आगे की नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है, उसकी गहराई तक जा सकते हो। तो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान होना सबसे बेस होता है किसी भी नॉलेज को आगे फर्दर और ज़्यादा हासिल करने के लिए। वी अक्वायर नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स सच एज आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। अगर नॉर्मली भी ये देखा जाए कि अगर हम ये सोचते हैं कि बचपन से हम आज तक इतने बड़े हो गए तो हमें अभी तक जो भी नॉलेज है, जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन है, जितने भी हम ज्ञानी हैं, वो जो सारा ज्ञान है वो हमने किस तरीके से हासिल किया, किस तरीके से हमने एक्वायर किया, उस इंफॉर्मेशन को कैसे गेन किया। तो आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन ये होते हैं हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स जिसके द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और उसी को कहा जाता है प्रत्यक्ष, ठीक है। तो ये होती हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके द्वारा अगर हम ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। अब हम देखते हैं, एक होता है एक्सटर्नल परसेप्शन और एक होता है इंटरनल परसेप्शन। एक्सटर्नल परसेप्शन का क्या मतलब होता है, नॉलेज कैन बी रिसीव्ड थ्रू आवर सेंसरी परसेप्शन, जैसा हमने पीछे पढ़ा अभी। अगर 5 सेंसेस के द्वारा अगर आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल परसेप्शन। सुनकर, स्मेल कर कर, सीइंग देख कर, टच कर कर एंड टेस्ट कर कर अगर आपको कोई नॉलेज गेन हो रही है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल परसेप्शन। और इंटरनल परसेप्शन क्या होता है, इंटरनल परसेप्शन होता है कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ फील होती हैं, उसके द्वारा अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उसको हम कहते हैं इंटरनल परसेप्शन। इसमें क्या आएगा, पेन, प्लीज़र, सैडनेस, हैप्पीनेस, गुस्सा, प्यार, ये सारी चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, जो अमूर्त रूप में है, ठीक है, जिनका अमूर्त रूप है, एब्स्ट्रैक्ट रूप में जो चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरनल परसेप्शन। जो फील करने वाली चीज़ें होती हैं वो आती हैं इंटरनल परसेप्शन के अंदर। अब जो प्रत्यक्ष प्रमाण है इसकी स्टेजेस होती हैं, 2 स्टेजेस इसकी होती हैं, एक होती है इनडिटर्मिनेट और एक होती है डिटर्मिनेट। 2 स्टेजेस होती हैं, इनडिटर्मिनेट को कहा जाता है निर्विकल्प एंड डिटर्मिनेट को कहा जाता है सविकल्प। अब निर्विकल्प और सविकल्प आपको इंग्लिश में ही लिखे हुए मिलेंगे अगर क्वेश्चन आता है इनसे। तो निर्विकल्प का क्या मतलब होता है, मोटा मोटा समझ लीजिए, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आता है। निर्विकल्प का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ओवरव्यू लेना, मतलब उसके कोई फीचर्स नहीं देखना, बस ऊपर ऊपर से किसी चीज़ को देखने को हम कहते हैं निर्विकल्प। डिटर्मिनेट का क्या मतलब होता है, सविकल्प। सविकल्प मतलब किसी भी चीज़ के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग या डीप स्टडी ऑफ एनीथिंग को हम कहते हैं सविकल्प। तो ओवरव्यू लेना ऊपर ऊपर से इनडिटर्मिनेट, एंड किसी भी चीज़ की डीप स्टडी क्या कहलाएगी, डिटर्मिनेट। ये हैं 2 स्टेजेस परसेप्शन की। अब इसके 2 टाइप भी होते हैं परसेप्शन के या प्रत्यक्ष प्रमाण के। 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है ये हम देखते हैं आगे। ऑर्डिनरी को कहते हैं हम लौकिक, ऑर्डिनरी परसेप्शन कहलाता है लौकिक, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन को हम कहते हैं अलौकिक। लौकिक जैसा नाम से ही इसके पता चल रहा है, लोक कहते हैं हम संसार को, और अलौकिक का क्या होगा, जो संसार से भी ऊपर है, संसार से भी बढ़कर है। तो लौकिक में क्या आएगा, लौकिक में आती हैं परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सीन, हेयर्ड, टच्ड, टेस्टेड एंड स्मेल्ड। यानी जो चीज़ें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सारे ही परसेप्शन वो सब आएंगे लौकिक के अंदर, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से हम करते हैं। अलौकिक का क्या मतलब होता है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन है उसको कहते हैं अलौकिक। परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय ऑर्डिनरी सेंसेस, यानी ये जो ऑर्डिनरी सेंसेस हैं, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, इनके द्वारा हमें वो चीज़, वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बल्कि एक जो कहते हैं ना कि 6th आई, 6th सेंस किसे कहते हैं, माइंड को,
माइंड के द्वारा भी हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, जिसको हम 5 ज्ञानेंद्रियों में नहीं रखते हैं, उसको सिक्स्थ सेंस बोला जाता है माइंड को। तो जो टेलीपैथी होती है, जैसे कि एक तरीके से जो पुराने ज़माने में जो साधु संत होते थे, ऋषि मुनि लोग होते थे वैदिक काल में, तो उन लोगों को अंतर्दृष्टि होती थी, उनको मतलब एक भविष्यवाणी तक बता देते, वो अंतर्ज्ञान होता था उनके अंदर, जो कि डायरेक्टली हम नहीं हासिल कर सकते, अंदरूनी ज्ञान होता था उनको, जो संत लोग होते थे। जैसे कि टेलीपैथी, ये एक एग्जाम्पल है इसका। तो इस तरह की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन होते हैं उनको कहते हैं हम अलौकिक, जो कि माइंड से रिलेटेड है, सिक्स्थ सेंस से रिलेटेड है। 5 सेंसेस में हमारा आएगा लौकिक या ऑर्डिनरी परसेप्शन, और जो हमारा सिक्स्थ सेंस है जो माइंड से रिलेटेड है उसमें आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। अब हम देखते हैं अनुमान। अनुमान का क्या मतलब है? ये भी एक टाइप का प्रमाण है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। अनुमान का क्या मतलब है? पहले हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताना। अनुमान आम जुबान में अगर हम कहें, जैसे हम अंदाजे लगाते हैं, अगर हमारी लाइफ में कुछ होता है तो हम उससे कुछ अंदाज़ा लगाते हैं जिसका हमें नहीं पता है। अगर हमारे सामने कोई चीज़ घटित हुई है, उसको देखकर अगर हम कोई अंदाज़ा लगाते हैं, उसको हम कहते हैं अनुमान। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, अगर बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है कि अगर आप बादल देखते हो आसमान में, काले काले बादल देखते हो, तो आप क्या अनुमान लगाते हो कि बहुत तेज़ वाली बारिश होने वाली है। ये आप अनुमान लगाते हो, ये इन्फ्रेंस निकालते हो आप कि बादल हैं तो बारिश होगी, ठीक है। तो इस तरह से उसको कहते हैं हम अनुमान। तो अनुमान और इन्फ्रेंस लिटरली मीन्स नोइंग आफ्टर इज दैट बेस्ड ऑन अदर नॉलेज, यानी एक नॉलेज के बेस पर हमारे सामने हैं कि काले काले बादल हैं, उस नॉलेज के बेस पे जब हम कोई दूसरी नॉलेज का पता लगाते हैं, दूसरी नॉलेज तक पहुंचते हैं, उसको कहते हैं अनुमान। जैसे कि काले बादल देखकर हमने क्या अनुमान लगाया कि बारिश होगी तेज वाली। तो इन इट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज फाउंड, इसीलिए इसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप पाया जाता है, क्योंकि एक चीज़ से हम, एक कॉज से हम दूसरे इफेक्ट का पता लगाते हैं। वी यूज अनुमान in our daily life when we don't have the exact information but we derive it from available information। हम अनुमान कब लगाते हैं? जब हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता होती है, लेकिन जो हमारे सामने अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे अगर हम कोई अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है, कोई इन्फ्रेंस निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं अनुमान। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी ऑब्जर्व स्मोक राइजिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट हिल, यानी कि एक दूर पहाड़ी के पीछे अगर हम कोई धुआं उठता हुआ देखते हैं तो हम क्या इन्फर करते हैं? दैट देयर इज़ ए फायर, यानी कि पहाड़ी के पीछे ज़रूर आग लगी होगी, ठीक है। बेस्ड ऑन द जनरल प्रिंसिपल दैट स्मोक इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फायर, क्योंकि हमें पहले से ही ज्ञान है कि स्मोक फायर के द्वारा ही तो प्रोड्यूस होता है, ये हमें पहले से नॉलेज है। उस नॉलेज के बेस पर हमने क्या इन्फर किया कि ज़रूर पहाड़ी के पीछे आग लगी होगी और इसीलिए धुआं निकल रहा है। इसको हम कहते हैं अनुमान। इसको आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हो कि अगर कोई भी घटना आपके सामने घटित होती है, उस घटना के बाद अगर आप कोई अनुमान लगाते हो, उसको हम कहते हैं इन्फ्रेंस। अब एक होता है पूर्ववत अनुमान, एक होता है शेषवत अनुमान। पूर्ववत और शेषवत अनुमान में क्या फ़र्क होता है? पूर्ववत का मतलब होता है इफ़ देयर आर डार्क हैवी क्लाउड्स इन द स्काई इट कैन बी इन्फर्ड दैट देयर विल बी रेन्स। अगर आप किसी घटना के घटित होने से पहले कोई अनुमान लगाते हो तो उसको कहते हैं पूर्ववत अनुमान। जैसे कि अगर आपने आसमान में काले बादल देखे, अभी बारिश नहीं हुई है, बारिश होने से पहले आपने बादल देखकर हमने ये अनुमान लगाया कि बहुत तेज़ की वर्षा होगी, उसको कहते हैं पूर्ववत अनुमान, यानी कि घटना के घटित होने से पहले के अनुमान को पूर्ववत अनुमान कहेंगे। शेषवत क्या होता है? शेषवत अनुमान का मतलब होता है कि किसी घटना के घटित होने के बाद जब हम अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं उस चीज़ के बारे में। इफ़ देयर इज़ फ्लड्स इट कैन बी इन्फर्ड दैट देयर वाज हैवी रेन, यानी अगर कहीं पर बाढ़ आई है तो आप क्या इन्फर करोगे? आप ये इन्फर करोगे कि यहाँ ज़रूर मूसलाधार वर्षा हुई होगी, इसीलिए बारिश आई है। तो घटना के घटित होने के बाद का जो हम अनुमान लगाते हैं उसको कहते हैं शेषवत अनुमान, और घटना के घटित होने से पहले जो हम अनुमान लगाते हैं उसको हम कहते हैं पूर्ववत अनुमान। आई होप आपको समझ आया होगा। अब है अगला आता है उपमान। उपमान इज़ नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू कंपैरिजन और एनालॉजी। उपमान का मतलब क्या होता है? जैसे हम इंग्लिश ग्रामर या फिर हिंदी ग्रामर में उपमा पढ़ते थे ना, उपमा अलंकार जो होता है, जो मेटाफर होता है, ठीक है,
तो उस तरीके से उपमा का मतलब होता है दो चीज़ों की आपस में तुलना करना या दो चीज़ों को सर्टेन रेस्पेक्ट, दो चीज़ों को सिमिलैरिटी के बेस पर आपस में कंपेयर करना। यानी अगर दो चीज़ें कहीं ना कहीं सेम हैं तो उसको जब हम आपस में एक दूसरे की मिसाल देते हैं, कंपेयर करते हैं, एक जैसा बताते हैं, उसको हम कहते हैं उपमान। जैसे कि कई बार कहा जाता है कि आप अपनी मम्मी पर गए हो, आप अपने पापा पर गए हो, या और एग्जाम्पल से जैसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जैसे झील सी आँखें, रेशम से बाल। इस तरह से हम दो चीज़ों की जब आपस में तुलना करते हैं उसको हम कहते हैं उपमान। इसको आप उपमा से याद रख सकते हो, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द कंपेरिजन ऑफ टू और मोर थिंग्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी इन सर्टेन रेस्पेक्ट। यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का हम आपस में कंपेरिजन करते हैं उनके सिमिलैरिटी के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन नोज ए 4-legged एनिमल विच बार्क्स इज कॉल्ड ए डॉग। अगर एक पर्सन जानता है कि जो 4 पैरों का जानवर होता है और जो भौंकता है उसको डॉग कहा जाता है, इसीलिए जब वो किसी जंगल में जाता है और एक उसी की तरह दिखते हुए जानवर को देखता है तो वो उसको क्या कहता है कि ये ज़रूर वाइल्ड डॉग होगा। वो क्या इन्फर करता है कि ये ज़रूर वाइल्ड डॉग होगा, विच हैज़ आल्सो 4 legs एंड बार्क्स, क्योंकि इसके भी 4 टांगे हैं और ये भी भौंकता है, इसलिए ये एक वाइल्ड डॉग होगा। इस तरह से दो चीज़ों को सिमिलैरिटी के बेस पर जब हम आपस में कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं उपमान। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगला आता है शब्द। शब्द का क्या मतलब होता है? शब्द का मतलब होता है शब्द और वर्बल टेस्टिमनी इज ऑल्सो ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। इट इज द नॉलेज डिराइव फ्रॉम द वर्ड्स आइदर रिटन और ओरल। शब्द भी एक टाइप का प्रमाण है, ये भी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है और ये रिटन भी हो सकते हैं शब्द या वर्ड्स। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ड्स। तो ये रिटन भी हो सकते हैं और ओरल भी हो सकते हैं। इसका बट इट हैज़ टू कम फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स। शब्द को, जो शब्द होते हैं या वर्ड्स होते हैं, उनको हम वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कब मानेंगे? जब वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हों। किसी ऑथेंटिक सोर्स से अगर लिए गए हैं, ये वो चाहे रिटन है या ओरल हैं, तो हम उनको क्या मानेंगे? वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। जैसे कि जितने भी वेद और पुराणों में बातें लिखी हुई हैं, कुरान शरीफ में बातें लिखी हुई हैं, उनको हम वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स हैं, इसीलिए हम उनको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। या जैसे इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में क्या होता था कि वचन दिए जाते थे कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके जीवन भर रक्षा करूँगा, या जो भी वचन दे दिया जाता था उसको पूरा किया जाता था। अपने वचन पर मजबूत रहते थे लोग कि हमने ये वचन दिया है और हमें ये पूरा करना ही है, तो उनको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता था। वो सबूत होते थे, प्रूफ होते थे, प्रमाण होते थे कि आपने ऐसा बोला था और आपको ये आप करना होगा। अब ऐसा नहीं है, लेकिन पहले जो है शब्दों पर ही भरोसा कर लिया जाता था। अब तो बाकायदा साइन किए जाते हैं, पूरा एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट भी एक तरीके का रिटन जो है एक प्रमाण है। जो एग्रीमेंट करते हैं दो लोग, दो कंपनीज़ के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है, वो भी एक तरीके से प्रमाण है, ठीक है, जिसको हम रिटन कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी वर्ड्स हैं और वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो इसीलिए अब ए सेंटेंस इज फॉर्म्ड ऑफ एक्सपेक्टेंसी यानी आकांक्षा, कंसिस्टेंसी योग्यता, कॉन्टिग्यूटी यानी सन्निधि, एंड नॉलेज ऑफ द प्रपोर्ट यानी तात्पर्य। ये आपको याद रखना है, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि एंड तात्पर्य। इन सब का सीक्वेंस पूछा जाता है, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। आकांक्षा का मतलब होता है एक्सपेक्टेंसी, और वहीं योग्यता का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंसी। सन्निधि का क्या मतलब होता है? कॉन्टिग्यूटी या प्रॉक्सिमिटी, एक जैसा होना। और परपोर्ट का क्या मतलब होता है? तात्पर्य, यानी किसी कुछ एक्सपेक्ट अगर हम किसी से कर रहे हैं उसको हम कहते हैं आकांक्षा, ठीक है। आकांक्षा हिंदी का वर्ड है, उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेंसी। कंसिस्टेंसी को कहा जाता है योग्यता। ये हिंदी के वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही कॉन्टिग्यूटी या प्रॉक्सिमिटी, एक जैसी अगर चीज़ें हैं तो उसको कहेंगे हम सन्निधि। और ये क्या है? नॉलेज ऑफ द परपोर्ट, यानी कि किसी चीज़ का मतलब या अभिप्राय, उसको कहते हैं तात्पर्य। इनका सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, और ये कीवर्ड्स हैं इसके, तो ये कीवर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मैचिंग में क्वेश्चन इससे पूछा गया है, जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको करवाने वाली हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। इसलिए इस पर स्टार बना लेना आप लोग। अब शब्द का एग्जाम्पल होगा, द नॉलेज रिसीव्ड फ्रॉम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लिसनिंग टू पेरेंट्स, टीचर्स एट्सेट्रा इन्वॉल्व्स यूज ऑफ शब्द। जैसे कि जो नॉलेज हम बुक्स के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, मैगजीन के द्वारा गेन करते हैं,
ठीक है, या फिर जो पेरेंट्स हमारे हमें बताते हैं वो भी एक नॉलेज ही हासिल कर रहे हैं हम। जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं अच्छी अच्छी बातें, जो टीचर्स हमें बताते हैं, वो भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, मीन्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, इन्वॉल्व से यूज ऑफ शब्द, क्योंकि इसमें शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये किस टाइप का प्रमाण है, ये है वर्बल टेस्टिमनी या शब्द। आई होप आपकी समझ आया होगा। अब हम देखते हैं अर्थपति का क्या मतलब होता है। अर्थपति, दिस मीन्स एजम्पशन, इसको एजम्पशन भी कह सकते हैं, इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं, पोस्टुलेशंस भी कह सकते हैं और सपोजिशन भी कह सकते हैं। तो दिस मीन्स एजम्पशन, इम्प्लीकेशन, पोस्टुलेशंस और सपोजिशन ऑफ ए फैक्ट। इट इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अर्थपति, आप इसके नाम से देखिए कि अर्थ और पति यानी कि अर्थ से उत्पत्ति, अगर आप इसको बीच में संधि विच्छेद करते हो, इसको तोड़ते हो इस शब्द को बीच में से, तो अर्थ पति यानी कि अर्थ से उत्पत्ति, किसी चीज का अर्थ निकालकर जब एक दूसरी नॉलेज की उत्पत्ति होती है उसको हम कहते हैं अर्थपति। इट इज इन फैक्ट ए मेथड ऑफ एजम्पशन ऑफ एन अननोन फैक्ट इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर ए नॉन फैक्ट, यानी एक नॉन फैक्ट के द्वारा हम एक अननोन फैक्ट तक पहुंचते हैं, यानी नॉन फैक्ट से अननोन फैक्ट तक पहुंचना। ठीक है, यानी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जब हम मूव करते हैं उसको हम कहते हैं अर्थपति। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, इफ ए हेल्दी पर्सन सेज दैट ही डजंट स्लीप एट नाइट, अगर एक हेल्दी पर्सन ये कहता है कि वो रात में नहीं सोता, विद दिस सपोजिशन, बिलीव एंड प्रिजम्पशन वी कैन थिंक दैट ही स्लीप्स ड्यूरिंग द डे। तो हम इससे क्या अर्थ निकालेंगे कि अगर एक हेल्दी पर्सन रात में नहीं सोता तो वो ज़रूर दिन में सोता होगा, इसीलिए तो वो हेल्दी है, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना सोए और फिर भी हेल्दी हो। तो अगर कोई हेल्दी पर्सन कहता है कि मैं रात में नहीं सोता, तो हम इससे क्या करेंगे, हम इससे एज्यूम करेंगे कि वो ज़रूर दिन में सोता होगा। ठीक है, विदाउट एजम्पशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन हाउ ए मैन कैन हेल्दी विदाउट स्लीपिंग। वही बात कि एक पर्सन बिना सोए कैसे हेल्दी हो सकता है, तो इसलिए हम उसकी बात से क्या हम निकालेंगे, क्या अर्थ निकालेंगे, क्या एजम्पशन निकालेंगे कि वो ज़रूर दिन में सोता होगा। या एक इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि एक मोटा व्यक्ति है, एक मोटा आदमी, वो ये कहता है कि मैं दिन में खाना नहीं खाता, तो आप क्या पोस्टुलेट करोगे कि वो ज़रूर रात में खाना खाता होगा, इसीलिए वो मोटा है। इस तरीके से एक नॉलेज के बेस पर जब हम दूसरी नॉलेज तक पहुंचते हैं, दूसरा अर्थ निकालते हैं, उसको हम कहते हैं अर्थपति। ठीक है, अब लास्ट है हमारा अनुपलब्धि। अनुपलब्धि को कहते हैं नॉन एप्रीहेंशन। इट इज़ द परसेप्शन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए थिंग, यानी किसी चीज़ का उपलब्ध ना होना, किसी चीज़ की अनुपलब्धि या अनुपस्थिति होना भी एक हमें नॉलेज देता है, एक हमें ज्ञान देता है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल हो सकता है इसका कि अगर घर में चूहे ज़्यादा दौड़ रहे हैं, तो आपको क्या पता चलेगा कि बिल्ली ज़रूर नहीं है, बिल्ली नहीं है इसीलिए चूहे दौड़ रहे हैं, यानी चूहे दौड़ना है क्योंकि बिल्ली नहीं है। तो बिल्ली की अनुपलब्धि से भी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है आपको। या फिर इट इज़ दी, पहले देखते हैं, इट इज़ दी परसेप्शन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए थिंग विद जनरली टेंड टू बिलीव समथिंग इज नॉट देयर व्हेन वी आर अनेबल टू सी। जब हम सामने किसी चीज़ को रखा हुआ नहीं देखते तो हम किस नॉलेज पर पहुंचते हैं, हमें क्या नॉलेज हासिल होती है, क्या नॉलेज प्राप्त होती है कि वो चीज़ है ही नहीं। विद जनरली टेंड टू बिलीव दैट समथिंग इज नॉट देयर व्हेन वी आर अनेबल टू सी। एक और एग्जाम्पल इसका हो सकता है, कंफ्यूज मत होना आप, मैं एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। अनुपलब्धि का मतलब होता है किसी चीज़ का मौजूद ना होना, उससे जो हम ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कहीं पर कोई मर्डर हुआ, ठीक है, और वहाँ पर कोई पर्सन है, मिस्टर जेम्स हैं, कोई मिस्टर जेम्स हैं, उनसे कहा गया कि आप इस मर्डर के जिम्मेदार हो, आपने ये मर्डर किया है। ठीक है, तो वो कहेंगे कि भाई मैं तो इस दिन वहाँ था ही नहीं, मैं तो वहाँ उपस्थित ही नहीं था, तो मैं कैसे हो सकता हूँ। तो उनका उपस्थिति का ना होना भी एक प्रमाण है, जो किस बात का प्रमाण है कि उन्होंने मर्डर नहीं किया। तो किसी चीज़ का उपलब्ध ना होना भी एक मीन्स ऑफ नॉलेज है, जिसको हम प्रमाण कहते हैं। तो अनुपलब्धि इज आल्सो ए प्रमाण, यानी मीन्स ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है इसका, बाय नॉट सीइंग ए जार इन ए प्लेस। अगर आपने एक देखा कि एक यहाँ पर टेबल पर या कहीं पर भी जार रखा हुआ नहीं है, तो वन नोज दैट इट इज़ नॉट देयर, तो उसका क्या मतलब है कि वो वहाँ पर है ही नहीं। यानी किसी चीज़ का ना होना हमें किसी चीज़ का ना होना भी एक ज्ञान देता है कि हाँ ये नहीं है। जैसे कि अगर मम्मी हमें रूम में नहीं दिखाई दे रही,
घर में नहीं दिखाई दे रही, कहीं पे भी मम्मी की आवाज़ भी नहीं आ रही, तो हमें क्या ज्ञान की प्राप्ति होगी कि मम्मी घर में है ही नहीं। तो किसी चीज़ का अनुपलब्ध होना, अनुपस्थित होना भी हमारे ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। ओके, ये है हमारा अनुपलब्धि। अब हमने क्या देखा, इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने देखा टाइप्स ऑफ प्रमाण कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अनुमान। प्रत्यक्ष को क्या कहते हैं, परसेप्शन। अनुमान को क्या कहते हैं, इन्फ्रेंस। थर्ड है हमारा उपमान, जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन, यानी कि दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना कहलाता है उपमान। और फोर्थ क्या है हमारा शब्द, जिसको हम कहते हैं वर्बल टेस्टिमनी। 5 है हमारा अर्थपति यानी प्रिजम्पशन। और 6 है हमारा अनुपलब्धि यानी नॉन एप्रीहेंशन। प्रत्यक्ष जो हम अपने सेंसेस के द्वारा डायरेक्ट अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं, वो एक मीन्स ऑफ नॉलेज है, वो एक प्रमाण है। ठीक है। अनुमान का क्या मतलब होता है, किसी एक चीज़ के बेस पर अगर हम दूसरा कोई अंदाज़ा लगा रहे हैं, जैसे कि बादल देखकर बारिश का अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना, उसको हम कहते हैं इन्फ्रेंस। थर्ड है हमारा उपमान, दो चीज़ों को आपस में सिमिलरी देखना, कंपेयर करना, उनकी सिमिलैरिटी के बेस पर उनको आपस में कंपेयर करने को हम कहते हैं उपमान। शब्द का मतलब क्या होता है, शब्द का मतलब होता है वर्बल टेस्टिमनी, यानी वेद और पुराणों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी एक मीन्स ऑफ नॉलेज का काम करती हैं। जो चीज़ें बुक्स जर्नल्स में लिखी हुई हैं, जो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है, उनको हम कहते हैं शब्द या वर्बल टेस्टिमनी। 5 है हमारा अर्थपति। अर्थपति का क्या मतलब होता है, किसी एक अर्थ के बेस पर, किसी एक नॉलेज के बेस पर एक दूसरी नॉलेज तक पहुंचना, यानी अर्थ से और उत्पत्ति, दूसरी नॉलेज की उत्पत्ति होना, किसी चीज़ का अर्थ निकालकर दूसरी चीज़ की उत्पत्ति होना, इसको हम कहते हैं अर्थपति। ठीक है। और एक और क्या है, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब क्या है, किसी चीज़ का मौजूद ना होना भी हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। नॉलेज गेन करने का एक साधन है अनुपलब्धि, किसी चीज़ का मौजूद ना होना। अब प्रत्यक्ष में हमने क्या देखा था, एक होता है एक्सटर्नल परसेप्शन, एक होता है इंटरनल परसेप्शन। एक्सटर्नल परसेप्शन क्या होता है, जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा हमें प्राप्त होती है ज्ञान, वो होता है एक्सटर्नल परसेप्शन। और इंटरनल परसेप्शन क्या होता है, जिसको हम सामने से देख नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको कहते हैं इंटरनल परसेप्शन। अनुमान में हमने देखा था, एक होता है पूर्ववत अनुमान, एक होता है शेषवत अनुमान। पूर्ववत अनुमान क्या था, जब किसी घटना के होने से पहले हम कोई अनुमान लगाते हैं, उसको कहते हैं पूर्ववत अनुमान। और शेषवत अनुमान क्या होता है, किसी घटना के घटित होने के बाद जो हम अनुमान लगाते हैं, उसको हम कहते हैं शेषवत अनुमान। अब एक और होता है सामान्यतो दृष्टता। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि स्टार्टिंग में है इसके समान और बाद में दृष्टता, यानी कि समान जो दिखाई देते हैं, समान जो दृश्य होता है, जो चीज़ें एक जैसी दिखती हैं हमें, हम उनको कई बार एक जैसा अनुमान लगा लेते हैं कि ये एक ही है, उसको हम कहते हैं सामान्यतो दृश्यता। ठीक है। इससे भी पूछा जाता है कई बार, 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे भी, इसलिए आप इसको भी याद रखना। ये थे हमारे 6 टाइप्स ऑफ प्रमाण। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के प्रमाण, जो हमारा टॉपिक है इंडियन लॉजिक का, उससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है उपमान इज नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम कंपैरिजन एंड रफली करस्पॉन्ड्स टू एनालॉजी। उपमान का क्या मतलब बताया गया है यहाँ पर, कि एक ऐसी नॉलेज है उपमान जो कि कंपैरिजन के द्वारा डिराइव की जाती है। और ये हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि उपमान का मतलब ही होता है जिसमें हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जिसमें एनालॉजी आती है। सेकंड ऑप्शन है हमारा, सेकंड स्टेटमेंट है वैलिड नॉलेज इज कॉल्ड प्रमा। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वैलिड नॉलेज को क्या कहते हैं, प्रमा। और इनवैलिड नॉलेज जो होती है उसको क्या कहते हैं, अप्रमा। ठीक है। तो वैलिड नॉलेज इज कॉल्ड प्रमा एंड इज डिफाइंड एज द राइट एप्रीहेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। उपमान का मतलब ही होता है जिसमें कंपैरिजन किया जाए, एनालॉजी हो, और वैलिड नॉलेज का मतलब ही होता है प्रमा। इसीलिए हमारे ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ये होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी हैज़ बीन टेकन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ निगेटिव कॉग्निशन। अब निगेटिव कॉग्निशन किसे कहा जाता है, नेस्टी बुद्धि। निगेटिव कॉग्निशन किसे कहा जाता है, डायरेक्ट नहीं देते हैं। एनटीए की ये खासियत है कि वो क्वेश्चन को, वर्ड्स को घुमा कर देता है जिससे कि कंफ्यूज हो जाएं। तो निगेटिव कॉग्निशन का क्या मतलब होगा, ऑप्शन 1 है स्यादवाद, ऑप्शन बी है अनुपलब्धि, ऑप्शन सी है अपोहा एंड ऑप्शन डी है अभाव। तो स्यादवाद का कॉन्सेप्ट जो है वो जैनिज्म में आता है। ठीक है। अनुपलब्धि हमने देखा था, अनुपलब्धि का मतलब किसी चीज़ का मौजूद ना होना, तो उसको हम निगेटिव कॉग्निशन नहीं कहेंगे। अपोहा तो कुछ होता ही नहीं है। अभाव का मतलब होता है कमी। तो यहाँ पर हमें
मालूम है अभाव का मतलब ही होता है निगेटिव कॉग्निशन या नॉन एग्जिस्टेंस, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अभाव। अभाव का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंस, निगेशन, नथिंग और एब्सेंस। ठीक है, और अगर भाव कहीं पे लिखा आ जाए तो भाव का मतलब होता है एग्जिस्टेंस होना। ठीक है, बीइंग या बिकमिंग, एग्जिस्टेंस का होना भाव, एंड अभाव किसे कहते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि अनुपस्थित होना किसी चीज को, जिसको निगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि अभाव का मतलब क्या होता है, निगेशन कॉग्निशन, निगेटिव कॉग्निशन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा वही आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य से। एक बार तो इनका सीक्वेंस पूछा गया था कि इनका सीक्वेंस बताइए, और एक बार इनका मैचिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको दोनों तरह का पता होना चाहिए। मैंने पीछे इसके कीवर्ड्स डिस्कस किए थे कि आकांक्षा को हम क्या कहते हैं और योग्यता को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। आकांक्षा का क्या मतलब होता है, आकांक्षा का हमने देखा था अभी पीछे। आकांक्षा का क्या मतलब होता है, आकांक्षा का मतलब होता है किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना। तो हमारा एक्सपेक्टेशन कहाँ है, यहाँ देखते हैं हम, हमारा एक्सपेक्टेशन लिखा हुआ है यहाँ। तो हमारा आकांक्षा का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब योग्यता का हमने क्या देखा था, योग्यता का हमारा कीवर्ड था कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंट रहने को कहते हैं योग्यता। आप योग्य हैं अगर आप कंसिस्टेंस हैं तो, ऐसे याद रखना आप। तो कंसिस्टेंसी हमारा ये लिखा हुआ है, इसलिए योग्यता का आंसर हो जाएगा 1। तो ए का 3 और बी का 1 कहाँ पर है, ए का 3 और बी का 1, आंसर हमारा मिल गया। सी देख लेते हैं। सन्निधि का क्या मतलब होता है, सन्निधि का मतलब हमने पढ़ा था जहाँ पर कॉन्टिग्यूटी आ जाए या प्रॉक्सिमिटी आ जाए, तो इसका कीवर्ड है प्रॉक्सिमिटी। तो सन्निधि का क्या आंसर होगा, 2, सी का 2 ये है। अब बचा तात्पर्य, तात्पर्य का ये एक ही ऑप्शन बचता है, वैलिडिटी ऑफ ए सेंटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स पर्पोर्ट एंड नॉट ऑन इट्स लिटरल मीनिंग। तो इसलिए हमारे डी ऑप्शन का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, 1 का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4, ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो मिल सकें। थैंक यू सो मच।